डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नोएडा में श्रमिकों के हिंसक आंदोलन के बाद सीएम योगी का बड़ा फैसला। योगी सरकार ने 3,000 तक बढ़ाई न्यूनतम मजदूरी। 1 अप्रैल 2026 से लागू होगी बड़ी मजदूरी दर। नोएडा में श्रमिकों के प्रदर्शन पर यूपी के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने जताई साजिश की आशंका। कहा, नोएडा में बवाल किसी बड़ी साजिश का हिस्सा। मुजफ्फरनगर में सीएम की रैली को असफल करने के लिए साजिश के तहत कराई गई घटना। किडनी कांड में कानपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। किडनी रैकेट को 25,000 का इनामी मुख्य आरोपी रोहित तिवारी गिरफ्तार। मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 की धारा में केस दर्ज। अब तक इस गिरोह के 9 आरोपी गिरफ्तार। बदायूं में एचपीसीएल प्लांट डबल मर्डर केस में 50,000 का इनामी अभय प्रताप सिंह मुठभेड़ में गिरफ्तार। अपराधी अभय सिंह के दोनों पैरों में लगी गोली। अपराधी अभय का भाई शिवम प्रताप भी गिरफ्तार। मुठभेड़ के दौरान एक सिपाही भी घायल। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के औद्योगिक क्षेत्र श्रमिक आंदोलन और हिंसक प्रदर्शनों के बाद योगी सरकार ने न्यूनतम मजदूरी में भारी वृद्धि कर दी है। उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर अलग अलग श्रेणियों में 1,000 से लेकर करीब 3,000 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है और नया शासनादेश 1 अप्रैल 2026 से पूरे प्रदेश में लागू होगा। सरकार ने गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में अकुशल श्रमिकों की मजदूरी 11,313 रुपए से बढ़ाकर 13,690 रुपए कर दी है, यानी 2,377 रुपए का इजाफा हुआ है। अर्धकुशल श्रमिकों की मजदूरी 12,445 रुपए से बढ़कर 15,059 रुपए हो गई है, जिसमें 2,614 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। वहीं कुशल श्रमिकों की मजदूरी 13,940 रुपए से बढ़कर 16,868 रुपए कर दी गई है, यानी 2,928 रुपए का फायदा मिलेगा। अन्य नगर निगम क्षेत्रों में अकुशल श्रमिकों को 11,313 रुपए से बढ़ाकर 13,006 रुपए यानी कि 1,693 रुपए ज्यादा मिलेंगे। अर्धकुशल श्रमिकों की मजदूरी 12,445 से 14,306 रुपए हो गई है, जिसमें 1,861 रुपए का इजाफा हुआ है। कुशल श्रमिकों के लिए ये 13,940 से बढ़कर 16,025 रुपए कर दी गई है, यानी 2,085 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। इसी तरह अन्य जिलों में अकुशल श्रमिकों की मजदूरी 11,313 रुपए से बढ़कर 12,356 रुपए यानी कि 143 रुपए ज्यादा हो गई है। अर्धकुशल श्रमिकों को 12,445 से 13,591 रुपए मिलेंगे, जिसमें 1,146 रुपए का इजाफा हुआ है। कुशल श्रमिकों की मजदूरी 13,940 से बढ़कर 15,224 रुपए कर दी गई है, यानी 1,284 रुपए की वृद्धि हुई है। शासनादेश में स्पष्ट किया गया है कि उद्योग जगत अभी कच्चे माल की बढ़ती कीमतों, निर्यात में कमी और उत्पादन लागत के दबाव से जूझ रहा है, लेकिन श्रमिकों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए ये संतुलित फैसला लिया गया है। सरकार का कहना है कि इससे श्रमिकों को तत्काल राहत मिलेगी और उद्योगों की कार्यप्रणाली भी प्रभावित नहीं होगी। मुख्यमंत्री की तरफ जारी बयान में कहा गया कि ये वृद्धि सिर्फ तत्कालिक राहत के रूप में है। आगे अन्य श्रम कानूनों के तहत व्यापक समीक्षा कर वेज बोर्ड के जरिए स्थायी समाधान की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। साथ ही सोशल मीडिया पर वायरल खबरों को खारिज करते हुए सरकार ने साफ कर दिया है कि न्यूनतम वेतन 20,000 रुपए करने का दावा भ्रामक है। केवल आधिकारिक आदेश ही मान्य होंगे। सरकार कह रही है कि वो श्रमिकों के कल्याण और औद्योगिक विकास दोनों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसी संतुलन को ध्यान में रखकर ये निर्णय लिया गया है।
उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने गाजीपुर में मीडिया से बात करते हुए नोएडा में हुए श्रमिक प्रदर्शन, महिला आरक्षण बिल और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर विपक्ष के बयानों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने नोएडा की घटना को एक बड़ी साजिश का हिस्सा बताया है। मंत्री राजभर ने कहा कि नोएडा में श्रमिकों का प्रदर्शन किसी बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है। उन्होंने आशंका जताई कि ये घटना मुजफ्फरनगर में मुख्यमंत्री की रैली को असफल करने के उद्देश्य से कराई गई थी। अनिल राजभर ने आगे कहा कि नोएडा की घटना एक आतंकवादी साजिश का भी हिस्सा हो सकती है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के विकास में श्रमिकों के महत्वपूर्ण योगदान को स्वीकार करते हुए उनसे किसी भी साजिश का हिस्सा न बनने की अपील की है। महिला आरक्षण बिल पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान पर उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री ने कहा कि लड़कों से गलती हो जाती है कि मानसिकता वाले लोग भी आज महिला हित की बात करते हैं। उन्होंने जोर दिया कि महिलाओं की आत्मनिर्भर बनाने और सशक्तिकरण का काम मोदी सरकार ने किया है। राजभर ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जब कोई आतंकी साजिश सामने आती है और उसका तार किसी धर्म विशेष से जुड़ा नजर आता है तो समाजवादी पार्टी और उसके नेताओं के पेट में दर्द होने लगता है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह के चुनाव आयोग पर दिए गए बयान पर भी अनिल राजभर ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि संवैधानिक प्रतिष्ठानों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना विपक्ष का पुराना फैशन हो गया है। मंत्री ने उदाहरण देते हुए कहा कि एसआईआर के बाद बिहार और असम के चुनाव हुए लेकिन किसी भी मतदाता ने सवाल नहीं उठाया। उन्होंने ये भी कहा कि अभी तक एक भी महिला या पुरुष मतदाता ने ये नहीं कहा कि उनका वोट गलत तरीके से हटाया गया है। देखिए, नोएडा में जो बवाल हो रहा है वो किसी बड़ी साजिश का हिस्सा लगता है। मुजफ्फरनगर में एक बड़े कार्यक्रम की, बड़ी रैली की तैयारी पार्टी ने कर रखा है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी की वहां रैली, और उस रैली को असफल करने के लिए, क्योंकि पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश की वो रैली थी, बड़ा कार्यक्रम था, साजिशन नोएडा की घटना कराई गई है। संविधान निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की जयंती की पूर्व संध्या पर राजधानी लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर स्थापित अम्बेडकर प्रतिमा पर उत्तर प्रदेश भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, भाजपा नेता नीरज सिंह समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने दीप प्रज्वलन किया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, संविधान रचयिता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का देश की आबादी से लेकर संविधान निर्माता के रूप में जो योगदान है उसे हम भुला नहीं सकते हैं। उनकी जयंती की पूर्व संध्या हम सभी भाजपा के कार्यकर्ता उनकी प्रतिमा पर दीप प्रज्वलन कर रहे हैं। कल हम दलित बस्तियों में जाएंगे। हमारी सरकार ने बाबा साहेब अम्बेडकर से जुड़े 5 तीर्थ स्थलों को विकसित किया। समाजवादी पार्टी डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान करती है और उनके नेता लगातार डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान करते हैं। भाजपा ने डॉक्टर अम्बेडकर को हमेशा सम्मान दिया है, ऐसा भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है। जब जब उनकी सरकार रही, आप भी पूछिएगा, हमेशा दलितों का उत्पीड़न हुआ है, कभी भी बाबा साहब का सम्मान नहीं किया। इनके एक मंत्री होते थे समाजवादी पार्टी में, खान साहब, उन्होंने तो बाबा साहब के प्रति इतनी प्रतिकूल टिप्पणी की थी, समाजवादी पार्टी को उस पर जवाब देना चाहिए और बाबा साहब के प्रति जो असम्मान खान साहब ने प्रकट किया था उससे देश से माफी मांगनी चाहिए। समाजवादी पार्टी को देश के दलित और पिछड़े कभी माफ नहीं करेंगे। बाबा साहब को खान साहब ने उस समय क्या कहा था, कितनी असभ्य भाषा का इस्तेमाल किया था। आज ये तरह तरह का मुखौटा पहन करके समाजवादी पार्टी के लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए आए हैं, लेकिन सच्चाई समाजवादी पार्टी की, कांग्रेस की, प्रदेश की जनता अच्छी तरह समझती है। इन्हें कभी माफी मिलने वाली नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रेरणा से पीतल नगरी मुरादाबाद आज एक ऐतिहासिक गौरव का साक्षी बना। भारतीय संविधान के शिल्पकार बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती की पूर्व संध्या पर भव्य आयोजन का कार्यक्रम हुआ। नगर निगम मुरादाबाद द्वारा नवनिर्मित संविधान साहित्य वाटिका में एक भव्य विशेष लाइट एंड साउंड शो का शानदार शुभारंभ किया गया। इस विशेष शो का उद्घाटन मंडलायुक्त आंजनेय कुमार सिंह, महापौर विनोद अग्रवाल एवं नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल के द्वारा किया गया। इस आधुनिक शो के माध्यम से डॉक्टर अंबेडकर के संघर्षपूर्ण जीवन, उनके आदर्शों और भारतीय संविधान के निर्माण की गौरवशाली गाथा को जीवंत किया गया है। यह आयोजन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रेरणा से संभव हुआ, जिसने शहर को एक नई पहचान देने का कार्य किया है। इस आधुनिक तकनीक से सुसज्जित लाइट एंड साउंड शो के माध्यम से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के
संघर्षपूर्ण जीवन, उनके सामाजिक योगदान और भारतीय संविधान के निर्माण की पूरी यात्रा को बेहद प्रभावी और जीवंत तरीके से प्रस्तुत किया गया। शो में ध्वनि, प्रकाश और दृश्य प्रभावों का ऐसा संयोजन देखने को मिला जिसने उपस्थित दर्शकों को भावुक और प्रेरित कर दिया। संविधान साहित्य वाटिका का निर्माण केवल सौंदर्यीकरण तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक शैक्षिक और प्रेरणादायक स्थल के रूप में भी विकसित किया गया है। यहाँ आने वाले युवाओं और विद्यार्थियों को संविधान के मूल सिद्धांतों, अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी मिल सकेगी। साथ ही बाबा साहेब के शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो के संदेश को भी नई पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है। ये पहल मुरादाबाद को न केवल सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से समृद्ध बनाएगी, बल्कि इसे एक प्रेरणा स्थल के रूप में भी स्थापित करेगी, जहाँ लोग संविधान और उसके निर्माताओं के प्रति सम्मान और जागरूकता विकसित कर सकें। सभा की पहली बैठक हुई तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमें कैसा संविधान बनाना चाहिए, गांधी जी मुस्कुरा ही पड़ा। 15 अगस्त 19 बड़ा लोकतंत्र बन बैठक शुरू। कानपुर कमिश्नरेट कानपुर नगर के थाना रावतपुर पुलिस ने मानव अंग तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए किडनी रैकेट के मुख्य आरोपी और 25,000 रुपए के इनामी रोहित तिवारी को गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरफ्तारी 13 अप्रैल 2026 को इंदिरा नगर तिराहा जीटी रोड से की गई। जांच के मुताबिक खुद को डॉक्टर बताने वाला रोहित 12वीं पास है। पुलिस के अनुसार आरोपी गरीब और मजबूर लोगों को झांसा देकर उनकी किडनी निकालकर बेचने वाले गिरोह का सरगना था। इस मामले में थाना रावतपुर में मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 की धारा और बीएनएस की धारा के मुकदमा दर्ज है। पुलिस आयुक्त के निर्देशन में डीसीपी वेस्ट की सर्विलांस टीम और थाना रावतपुर की संयुक्त टीम ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को दबोचा। अब तक इस गिरोह के 9 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। गिरफ्तार आरोपी रोहित तिवारी मूल रूप से हरदोई का निवासी बताया गया है और वर्तमान में गाजियाबाद में रह रहा था। पुलिस आरोपी के आपराधिक इतिहास की जांच कर रही है और उसे न्यायालय में पेश किया जा रहा है। एक मुख्य अभियुक्त था जो पूरे सिंडिकेट का मास्टरमाइंड जिसको कह सकते हैं, रोहित तिवारी। 25,000 का इनामिया था। इसकी गिरफ्तारी हुई है। उससे डिटेल में जो पूछताछ हुई है तो उसमें ये पूरा जो सिंडिकेट था, इसमें जो अन्य लोग थे वो इसके संपर्क में कैसे आए वो इसने बताया है। जो डॉक्टर वैभव था वो भी इसके संपर्क में था और वैभव अपनी टीम लेकर के, वैभव और अफजाल अपनी टीम लेकर के आते थे। इन सभी के लिए टीमें लगातार दबिश दे रही, जल्दी इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित। अवैध किडनी ट्रांसप्लांट मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी तथाकथित डॉक्टर रोहित को रावतपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसे कोर्ट में पेश किया गया। इस पूरे ऑपरेशन की खास बात ये रही कि इसकी कमान एक ऐसे जाबाज आईपीएस अधिकारी के हाथों में है जो मेडिकल बैकग्राउंड यानी कि एमबीबीएस की डिग्री भी रखते हैं। उनकी अगुवाई में पुलिस टीम ने सटीक रणनीति बनाकर इस फरार आरोपी को गिरफ्तार किया। इस मामले में और क्या क्या खुलासे हो सकते हैं और आगे की जांच किस दिशा में बढ़ रही है, इन्हीं सभी पहलुओं पर हमारे संवाददाता कुणाल सिंह ने आईपीएस अधिकारी डॉक्टर सुमेध जाधव से खास बातचीत की है। कानपुर में हुए अवैध किडनी ट्रांसप्लांट कांड ने स्वास्थ्य विभाग पर एक बड़ा दाग लगा दिया था और उसी दाग को छुड़ाने के लिए हमारी कानपुर की कमिश्नरेट पुलिस पूरे दल बल के साथ लगी हुई थी और इसमें कई लोगों की गिरफ्तारी भी की जा चुकी है। लेकिन आज की अगर बात की जाए तो आज डॉक्टर रोहित नाम का एक अपराधी गिरफ्तार किया गया जो काफी लंबे समय से फरार चल रहा था और इसी टीम में मौजूद है कानपुर के एक आईपीएस जो कि डॉक्टर भी हैं, डॉक्टर सुमेध यादव जी। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से पुलिस ने इस पूरे ऑपरेशन पे वर्क किया और कैसे कैसे लोगों की गिरफ्तारी की गई, क्योंकि इसमें कई हॉस्पिटल भी शामिल थे। सुमेध जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे एटीएन चैनल पर। ये जानना चाहेंगे कि किस तरीके से ये ऑपरेशन पे पुलिस ने पूरा वर्क किया, कैसे इन लोगों को गिरफ्तार किया गया, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क था जो लोगों की जिंदगी के साथ खेल रहा था और ऐसे तबके को ये लोग शिकार बनाते थे जो निम्न वर्ग से आते हैं या स्टूडेंट होते थे। कानपुर पुलिस को एक सूचना मिलती है कि कल्याणपुर थाना क्षेत्र में एक अवैध तरीके से किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है
पर जब तक ये चीज़ कंफर्म ना हो जाए कि किस टाइप का ऑपरेशन हुआ है, तब तक हम कोई भी एक्शन नहीं ले सकते थे, क्योंकि ये मेडिकल प्रोफेशन से रिलेटेड एक सर्जरी है और एक कॉम्प्लिकेटेड थिंग है। तो जैसे ही हमने सूचना प्राप्त हुई, मैं अपनी टीम के साथ हॉस्पिटल में गया जहाँ पे रेसिपिएंट थी। जब मैंने देखा कि रेसिपिएंट बता रही थी कि गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन उसके साथ हुआ है, पर जब मैंने इंसिजन देखा जहाँ पे इंसिजन हुआ था, तो वो अलग टाइप का इंसिजन था जो रेनल ट्रांसप्लांट से संबंधित था। गॉल ब्लैडर का इंसिजन अलग टाइप का होता है। जैसे कि आपने बताया कि मैं खुद एक मेडिकल ग्रेजुएट हूँ, तो मुझे इस चीज़ों की थोड़ी जानकारी थी। जैसे कि आपने जाना कि पैसों की बचत के चक्कर में लोग अपनी जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर देते हैं, तो यहाँ पर सुमेश यादव जी का ये भी कहना है कि जब भी आप किसी भी मर्ज को लेकर के डॉक्टर के पास जाते हैं किसी नर्सिंग होम में, तो पूरी तरीके से जांच पड़ताल कर ले। जो आपका ऑपरेट करने वाले क्या वो सर्जन है या नहीं, ये भी देखना बहुत जरूरी है। एफए न्यूज के लिए कुणाल सिंह, कानपुर। बदायूं के मूसाजाग थाना क्षेत्र के सैजनी स्थित एचपीसीएल प्लांट में 12 मार्च को हुए 2 अधिकारियों की हत्या के मामले में फरार चल रहे 50,000 रुपए के इनामी अपराधी अभय प्रताप सिंह उर्फ कल्लू को पुलिस ने सोमवार देर रात मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान उसके दोनों पैरों में गोली लगी, जबकि एक सिपाही भी फायरिंग में घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने उसके भाई शिवम प्रताप को भी गिरफ्तार कर लिया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के निर्देश पर जिले के वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक नगर अभिषेक कुमार सिंह के पर्यवेक्षण और क्षेत्राधिकारी नगर रजनीश कुमार उपाध्याय के नेतृत्व में मूसाजाग थाना क्षेत्र पुलिस और एसओजी स्वाट टीम ने संयुक्त कार्रवाई की। प्रभारी निरीक्षक मूसाजाग पुलिस टीम के साथ आरोपी को उसकी निशानदेही पर असला बरामद करने के लिए ग्राम सैजनी के पास ले गए। इसी दौरान आरोपी ने छिपाया गया तमंचा निकालकर पुलिस टीम पर जानलेवा फायरिंग कर दी, जिससे आरक्षी प्रशांत कुमार घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग की, जिसमें आरोपी अभय के दोनों पैरों में गोली लगी और वो घायल होकर गिर पड़ा। थाना मूसाजाग के एचपीसीएल में हुए दोहरा हत्याकांड में पंजीकृत अभियुक्त 48/26 में 50,000 रुपया के इनामी वांछित अभियुक्त अभय प्रताप सिंह उर्फ कल्लू की आज जनपद फिरोजाबाद में गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई थी। गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि वह जिन हथियारों के दम पर इस क्षेत्र में दबंगई, एक्सटॉर्शन एवं तहबाजारी आदि का कार्य किया करता था तथा उसने इस दोहरे हत्याकांड को अंजाम देने वाले अभियुक्त अजय प्रताप सिंह को भी हथियार मुहैया कराया था। उन हथियारों को वह भागते समय एक बंद पड़े मकान में छुपा दिया था। यदि पुलिस टीम चाहे तो वह उन्हें बरामद करा सकती। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में अधिवक्ताओं ने मिर्जापुर में हुई अधिवक्ता की नृशंस हत्या से आक्रोशित होकर जोरदार प्रदर्शन कर राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी का सौंप प्रदेश में अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की है। आक्रोशित अधिवक्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में जमकर नारेबाजी करते हुए अधिवक्ता की हत्या करने के मामले में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। दरअसल मिर्जापुर जिले में एडवोकेट राजीव कुमार सिंह की नृशंस हत्या कर दी गई। इस हत्या से पूरे प्रदेश में अधिवक्ताओं में आक्रोश व्याप्त है और वकीलों में कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन कर प्रदेश में अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करने की मांग की जा रही है, ताकि अधिवक्ताओं को सुरक्षा मिल सके और कोई भी अपराधी फिर से इस तरह के जघन्य अपराध को अंजाम न दे सके। उत्तर प्रदेश में आए दिन अधिवक्ताओं की हत्याएं की जा रही हैं। लगभग हर महीने एक न एक अधिवक्ता की गोली मारकर या गर्दन काटकर इस तरह की जो हत्याएं, नृशंस हत्याएं हो रही हैं, पूरा अधिवक्ता समाज अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। कानून का किसी को कोई डर नहीं रह गया है। वो लोग जो है सरेआम अधिवक्ताओं की जो हत्याएं हो रही हैं और पूरे देश में कई प्रदेशों में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो चुका है। हमारे यहाँ भी जो है इसका पूरा जो है बना हुआ है, प्रोटेक्शन एक्ट तैयार है, इसका ड्राफ्ट बन चुका है। उत्तर प्रदेश के महोबा में अपने घर में सो रही युवती को अगवा कर अज्ञात हमलावरों ने सुनसान इलाके में ले जाकर निर्मम हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। सुबह युवती का शव सुनसान इलाके में शत विशत अवस्था में पड़ा मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना की सूचना मिलते ही एएसपी, सीओ सहित थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। फील्ड यूनिट टीम को भी मौके पर बुलाकर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई कराई गई। फिलहाल पुलिस ने मृतक युवती के शव को कब्जे में लेकर
मामले की हर पहलू से जांच पड़ताल शुरू कर दी है। दरअसल घटना शहर कोतवाली कस्बा क्षेत्र के सुभाष नगर इलाके की बताई जा रही है, जहां के रहने वाले मानिक रैकवार की 20 वर्षीय पुत्री प्रियंका देर रात रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। मृतका के घर से महज 200 मीटर की दूरी पर स्थित पहाड़ के पास सुनसान इलाके में लापता युवती प्रियंका का शव शत विशत अवस्था में पड़ा मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। युवती का शव जंगल में पड़ा होने की जानकारी लगते ही मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। अपर पुलिस अधीक्षक वंदना सिंह, सीओ सदर अरुण कुमार सिंह ने भी मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू की। फील्ड यूनिट टीम को भी मौके पर बुलाकर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई कराई गई। फिलहाल पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर मामले के हर पहलू से जांच पड़ताल शुरू कर दी है। देखिए, ये आज अभी थोड़ी देर पहले सूचना प्राप्त हुई कि कोतवाली नगर क्षेत्र के अंतर्गत सुभाष नगर पड़ता है, जेल के पीछे डूडा कॉलोनी, यहाँ पर एक युवती का शव मिला है। इस सूचना पर हम सभी लोग घटनास्थल पर आए हैं, जहाँ पर एक युवती की डेड बॉडी बरामद हुई है। उनके परिजनों ने बताया है कि रात 2 बजे तक तो उन्होंने युवती को घर में देखा था, उसके पश्चात उन्हें जानकारी नहीं है, जिसके बारे में इसलिए उन्हें कोई पुलिस को भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी। जैसे ही सूचना मिली, हम लोग घटनास्थल पर आए हैं। डेड बॉडी में कुछ निशान है चोट के। पीएम के बाद मृत्यु का कारण स्पष्ट हो पाएगा। हम लोग शीघ्र ही तहरीर प्राप्त करके अभियोग पंजीकृत कराएंगे और बहुत जल्दी घटना का अनावरण और जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई। कानपुर पुलिस ने साइबर ठगी के एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरोह प्रतिबंधित गेमिंग ऐप और फर्जी वेबसाइट के जरिए लोगों को झांसा देकर ठगी करता था, जिसके तार दुबई से जुड़े पाए गए हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी लोटस 365, रेडी बुक, कार्तिकेय और दुबई एक्सचेंज जैसे प्लेटफॉर्म के नाम पर लोगों को अपने जाल में फंसाते थे। शुरुआत में लोगों को कुछ रकम जिताकर भरोसा दिलाया जाता था, लेकिन बाद में बड़ी रकम लगवाकर उन्हें हरा दिया जाता था। गिरफ्तार आरोपी एजेंट के तौर पर काम करते थे और बॉन्डिंग अकाउंट्स के जरिए लेन देन को मैनेज करते थे। जांच में यह भी सामने आया है कि ये लोग चलती गाड़ियों से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते थे, ताकि एक ही लोकेशन से ज्यादा ट्रांजैक्शन ट्रैक ना हो सके। पुलिस ने बताया कि आरोपियों को 12 से 17 हजार रुपए तक सैलरी मिलती थी, साथ ही हर ट्रांजैक्शन पर कमीशन भी दिया जाता था। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 26 मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप, 54 एटीएम कार्ड, 26 पासबुक, 1 चेकबुक और 30 सिम कार्ड बरामद किए हैं। साथ ही 90 लाख रुपए खातों में फ्रीज किए गए हैं और 13 लाख रुपए नकद भी बरामद हुए हैं। ये प्रतिबंधित गेमिंग ऐप से और साइबर ठगी से जुड़ा हुआ एक रैकेट का पर्दाफाश हुआ है, जिसमें से 8 लोगों को पकड़ा गया है और इनके पास से एटीएम कार्ड और मोबाइल फोन, गेमिंग ऐप और इनके पासबुक्स, चेकबुक्स का पूरा डिटेल मिला है। इनके मोबाइल फोन में करीब 50 लाख रुपए और इनके द्वारा अब तक इनकी टीम ब्रांच के द्वारा जो ट्रांजैक्शन हुआ है करीब 100 करोड़ के आसपास का ट्रांजैक्शन हुआ है। ये लोगों के साथ धोखाधड़ी, बेटिंग करा करके जब छोटा पैसा होता था तो उसको जिता देते थे और इनके जो मास्टर्स होते हैं वो जब ज्यादा पैसा लगाते थे तो उसको तुरंत हटा देते थे। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।